लो भाई करो शुरू। देखिए लो कहाँ तक लिखा दियो कल मैंने। वर्गीकी का वर्गीकरण बोर्ड का देखो यहाँ में सिंपल सिस्टम है। जैसे क्वेश्चन आवे कि द्विनाम पद्धति को समझाइए या द्विनाम पद्धति को संक्षिप्त में समझाइए 2 नंबर में 3 नंबर में, तो यहाँ में थे वही हिसाब के जितना नंबर की औकात है उतने हिसाब से लिखना है। फॉर एग्जांपल 2 नंबर में तो शुरुआत की छोटी सी लाइन लिख दी, एक आध नियम शॉर्ट में लिख दियो, 2 लिख दिए यहाँ में थे साइंटिफिक नेम। समझ में आ रही है? अगर 3 नंबर में आ जाए तो पूरी राम कहानी लिख देना। दूसरी बात फिर आ जाए कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है या वर्गीकरण की क्या आवश्यकता हो गई। 2 नंबर में आ जाए ये 4-5 चीज़ें ये लिख दी, ख़त्म। क्लियर? सजीवों की पहचान या सजीवों के गुणधर्म आ जाएं तो उनमें से 2 नंबर में आया है तो सारे नाम लिख दिए और छोटा छोटा सा माइनर सा उनमें लिख दिया। अदरवाइज 3 नंबर 4 नंबर में तो पूरी राम कहानी लिख दी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब चलो इसमें हमने वर्गीकरण में पढ़ा था कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, है ना। लाली सबरी ढक जाए बेचारी, पढ़ ला ले तू। तो वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी पर भीड़ ही इतनी है। मैंने कितना डाटा बताया था आप लोगों को कि टोटल जंतुओं का अगर डाटा देखें तो करीब करीब 18 से 20 लाख 17-18 लाख जातियाँ हैं, स्पीसीज। तो उनको पढ़ना उनको लिखना आसान। फॉर एग्जांपल इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 शाखा बनाई, 2 ब्रांच बनाई, 2 काउंसिल बनाई और उनके अंतर्गत समानता के आधार पर उनकी संवर्गीकी में संवर्गों में वर्गों में उनको बांट दिया, विभाजित कर दिया, ताकि अगर उस ग्रुप में से हम किसी सिंगल पे उठाएं और उसको पढ़ें या उसका अध्ययन करें तो इसका मतलब हम उस पूरे के पूरे संवर्ग का अध्ययन कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपना मनुष्य का अध्ययन कर लिया, मनुष्य का फिजियो क्या है, बाहर से कैसे दिखते हैं, फिर अंदर इनमें ऑर्गन्स किस हिसाब से हैं, इनका पोषण किस हिसाब से है, इनका आवास, ये रहते कहाँ पे हैं, पूरी की पूरी जानकारी हमने पढ़ ली। तो इसका मतलब है कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन सब का हमने मोटा मोटा अध्ययन। अगर हमने मेंढक का अध्ययन कर लिया, जैसे आपकी 11th में आप पढ़ोगे मेंढक का पूरा अध्ययन पढ़ोगे, उसके अंदर उसके गले से मुंह से लेकर के और उसके उत्सर्जन तंत्र तक सारी की सारी चीज़ें, सारी एक एक अंग पढ़ोगे उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने मेंढक पढ़ लिया तो उसका टोटल का टोटल जितना वर्ग है, उस जैसे जितने प्राणी हैं हमने वो सारे अध्ययन कर लिए। फॉर एग्जांपल आपके में एक एग्जांपल में एक केंचुआ है सिलेबस में और एक कॉकरोच है, उनका अध्ययन करोगे। इसका मतलब आपने एनालिडा, केंचुआ से एनालिडा पूरा का पूरा पढ़ लिया और कॉकरोच से आपने ऑर्थोपोडा पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो समझ में आई कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, वर्गीकरण क्यों किया गया, ताकि हम किसी एक के कैरेक्टरिस्टिक्स को, गुणधर्मों को, उसकी आकारिकी को, उसके आवास का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो उस संवर्ग के सभी प्राणियों का हम अध्ययन। क्लियर हुआ? तो इतना तो हमने बता दिया, इतना लिख भी लिया। तो अब लिखो, हम जानेंगे कि किस में बांटे गए थे सारे के सारे प्राणी। यार थोड़ा चॉकलेट की और चॉकलेट ये रोक दे जब तक। हाँ जी आ जा। देखो भाई, हमने सबसे पहले जाना है वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी। जान लिया, मोटा मोटा आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर आगे जाके अभी भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि सर जी ने क्या कहा कि फ्रॉक का अध्ययन या मेंढक का अध्ययन करने पे हमने क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा क्या पढ़ा, भूल गए अभी इतनी जल्दी। केंचुआ पे क्या पढ़ा? देखो इंसान पे क्या कहा था मैंने, इंसान पढ़ लिया तो इसका मतलब सारे क्या पढ़ लिया। इसका मतलब सुनते तो तुम हो पर ध्यान कहीं और रहे तुम्हारा। तू बता बेटा, अगर हमने इंसान पढ़ लिए तो सारे के सारे क्या पढ़ लिए, इसका मतलब तू बता।
है बताओ बड़ी। देखो हमने जाना कि अगर हमारे जो सिलेबस में है केंचुआ, फॉर एग्जांपल केंचुआ का अगर हमने पूरा अध्ययन कर लिया कि ये क्या पोषण में लेता है, उत्सर्जन में क्या निकालता है, पोषण इसमें किस प्रकार से होता है, पाचन किस प्रकार से होता है, कहाँ रहता है, इसकी स्किन कैसी है, इसके ऑर्गन्स कैसे हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसा है, तो इसका मतलब हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ लिया, एनालिडा। क्या पढ़ लिया, एनालिडा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉकरोच पूरा का पूरा पढ़ लिया, कॉकरोच पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया कि उसके अंदर क्या है, कैसा है, क्या सिस्टम है, उसके उत्सर्जी पदार्थ क्या है, पोषण पदार्थ क्या है, तो इसका मतलब क्या है, हमने सारा का सारा क्या पढ़ लिया, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा एक ऐसा संघ है जिसके अंदर जितने भी कीट पतंग हैं हमारे 90% उसी में शामिल है। पूरी दुनिया के सारे कीट पतंग कौन से संघ में शामिल है, ऑर्थोपोडा। क्लियर हुआ। हम कौन से संघ के हैं, कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा, यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। क्लियर हुआ। धीरे धीरे सब तुम्हारा भी हो जाएगा, टेंशन ना लो, सब याद कराएंगे हम। ठीक है, तो क्या बनाए गए इनके लिए, उन्होंने क्या कहा, संवर्ग बनाए गए। क्या बनाए गए भाई, संवर्ग को इंग्लिश में क्या बोले थे हमने, टैक्सॉन बोला था। देखिए सबसे नीचे देखो, इसमें संवर्ग बनाए हैं, इसका मतलब सीढ़ी बनाई है, सीढ़ी बनाई है तो इसका मतलब एक निचली सीढ़ी होगी, एक ऊपरी वाली सीढ़ी होगी सारी। तो उन सीढ़ियों को हम क्रम अनुसार याद करेंगे कि सबसे नीचे वाली सीढ़ी का इसका मतलब है उनमें सबसे ज़्यादा संबंध क्या होगा, निकटतम होगा। फॉर एग्जाम्पल इंसान तो हम सारे हैं, लेकिन जो एक माँ से, एक पिता से जन्मे हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, तो फैमिली हो गए। फिर उसके बाद हमारे पापा के भैया, फिर बाबा के भाई, उन लोगों के साथ हमारी क्लोजनेस है, तो वो क्या हो गई, हमारी फैमिली हो गई, वंश हो गया। वंश के बाद हमारा पूरा गांव भी कभी ना कभी एक भाई रहे होंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा कुल हो गया। फिर उसके बाद ऐसा भी कहते हैं ना, ये गांव भी हमारे गांव से निकला है, ये 2 गांव हमारे गांव से निकले हैं, तो ये उनका क्या हो गया, गण हो गया। क्या हो गया। फिर उसके बाद हमारा फिर धर्म आ जाते हैं, जाति आ जाती है, तो वो चीज़ क्या हो गई, हमारी वर्ग हो गई, क्लास हमारी हो गई। फिर उसके बाद फिर आएगा आपका संघ। संघ बोले तो फॉर एग्जांपल हम एक हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, कोई मोमडन से बिलोंग करता है, कोई सिखिज्म से बिलोंग करता है, तो वो हमारा संघ हो गया। फिर उसके बाद आएगा जगत, यानी कि हम सब के सब क्या हैं, इंडियंस हैं। क्लियर हुआ मोटा मोटा। कैसे होगा दोबारा बताते हैं। देखो देखो सबसे नीचे का पायदान है जो है जाति। क्या है, जाति से बड़ा, जाति से ऊपर क्या है, वंश। क्या है, वंश से ऊपर क्या है, वंश से ऊपर क्या है, कुल। कुल से ऊपर क्या है, गण। गण से ऊपर क्या है, गण से ऊपर क्या है, वर्ग। वर्ग से ऊपर क्या है, बेटा क्या है, वर्ग से ऊपर वर्ग। वर्ग से ऊपर क्या है, संघ। संघ से ऊपर क्या है, जगत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कैसे याद करेंगे, हमने अपने इंसान के हिसाब से याद करेंगे कि जो हमारी बिल्कुल फैमिली है, जो जाति हो गई, स्पीसीज हो गई हमारी, जिनसे सबसे ज़्यादा निकटतम संबंध होगा, बिल्कुल एक प्रकार से रक्त संबंध होगा, और लगभग 99.99% गुण मिल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल बंदर से हमारी शक्ल नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिलता भाई। क्लियर हुआ। फिर भी वो अलग किस्म है वंश में। जाति हमारी सिर्फ होमोसेपियंस है, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो किसी और
जगह का हो, यानी कि पूरे के पूरे जितने मनुष्य हैं वो हम एक जाति के हैं। तो मनुष्य में तो कितनी किलोजनेस है भाई, चाहे वो रंग उसका कैसा भी हो, कहीं रहता हो, कुछ करता हो, लेकिन सबके सब पूरा A to Z गुणधर्म, भाषा को छोड़ करके, खान पीन को छोड़ करके सब सेम है या नहीं है। उसके तो हम काटेंगे तो ब्लड भी सेम ही आएगा। तो उसे कहते हैं जाति, यानी कि इतनी क्लोजनेस वाली जो समवर्ग है, टैक्सॉन है, वो है जाति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ कह रहा हूँ है बेटा, मेरा क्या है। स्पीशीज के बाद क्या आएगा? वंश। वंश का मतलब देखो अपने हिसाब से याद रखो, जैसे तुम्हें याद हो सके, जो मैंने अभी बताया। सबसे पहले हमारे खुद के मैया बाप से जने हुए जो बिल्कुल क्लोज हैं वो हो गए हमारे एक प्रकार से स्पीशीज, सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। फिर हमारे वैसे चचेरे मेरे भाई बहन, वो हो गए हमारे एक प्रकार से वंश। वंश के बाद हमारा हो गया भाई कि एक कुल है, पूरा एग्जाम्पल पूरा गांव हो गया। फिर उसके बाद आते हैं गण, यानी कि जैसे एक प्रकार के कई गांव हो गए, वो हो गए। गांव के बाद हमारी क्या आ गई? जो हमारा धर्म के जाति है वो हो गई, वो मान लो। जाति के बाद हमारा क्या मान लो? हिंदुइज्म मान लो, धर्म मान लो। धर्म के बाद क्या मान लो? इंडिया। तो जाति जिसमें सबसे ज़्यादा क्लोजनेस, फिर थोड़ी कम क्लोजनेस वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, संघ के बाद। क्लियर हुआ? इन सब को एक एक को क्या कहते हैं हम? टैक्सॉन, समवर्ग। हुआ क्लियर? जगत को क्या बुलाते हैं? संघ को क्या बुलाते हैं? फाइलम। क्या बुलाते हैं? वर्ग को क्या बुलाते हैं? क्लास। गण को क्या बुलाते हैं? ऑर्डर। ठीक है। वंश को क्या बुलाते हैं? जीनस। कुल को क्या बुलाते हैं हम? क्लियर हुआ भाई? अब हमने जो हम कल लिखा था उसके नीचे एक हेडिंग डाली, समवर्ग कोष्टक में टैक्सॉन। तेरे का चल रहेगा होंगे लाली कल है ना, तो तेरा एक लाज बताऊं। चल आज बताऊं तो मैं 3 दिन से पूछ रहे ना। घर फोन है एंड्रॉयड, वहाँ में यूट्यूब खोलियो, यूट्यूब पे सर्च मारियो साइंस IQ 777। ठीक है। चैनल खुलेगा एक नीले से कलर का, वहाँ में क्या होगा? बैनर होगा। उसको ओपन करेगी, फिर प्ले लिस्ट का ऑप्शन होता है भाई, प्ले लिस्ट में जाएगी, वहाँ पे तुझे मिलेगा क्लास 11th बायोलॉजी। उसमें अब तक हमें तुम्हारे 2 लेक्चर पढ़ाए ना हमने, दोनों लेक्चर वहाँ पे तुम्हें मिल जाए। तो कल वालों तो देखनो और लिखनो, हम पेज छोड़ ले जाओ अपनी कॉपी में। ठीक है, कल चेक करूँगा। लिखो लाओ, समवर्ग टैक्सॉन। लिख लियो मेरे भाई। लिख गो लाओ हेडिंग। कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की इकाइयों के रूप में समवर्ग बनाए, इकाइयों के रूप में समवर्ग बनाए, जिन्हें टैक्सॉन कहा जाता है, जिन्हें टैक्सॉन कहा जाता है।
और लाइन छोड़ के नीचे तीर बना के लिखो, जैसे सबसे नज़दीकी संबंधों वाले या सबसे अधिक समानता वाले सबसे नज़दीकी संबंध वाले या सबसे अधिक समानता प्रदर्शित करने वाले या समानता वाले जीवों को समान जाति में रखा गया, समान जाति में रखा गया। इसी प्रकार देखो भैया, इसी प्रकार जाति से मिलाकर के वंश, जाति से मिलाकर के वंश, कौमा वंश से मिलाकर के कुल या मिलाकर कुल, जैसे ये लिखोगे या फिर यहीं छोड़ दिए और लास्ट में इतना करके आदि लिख के इस पूरी सीरीज को बना लेना, इसी से याद हो जाएगा आप लोग। क्लियर होगा बना लाला, सबको याद हो जाएगा अब पक्का। एक बार और बताओ ना दो, और लिखियो ऐसे, मेरी तरह ऐसे मत करियो टेढ़ो है ना, मेरे तो ब्लैक बोर्ड छोटो, तुम थोड़ा ऐसी जगह से चालू करियो, नीचे जाति फिर उसके बाद कुल फिर वंश, ऐसे करके सामने, ठीक है ना? समझ में आई? लिख दो। अभी नए नए अंडा आवेदन नहीं कर रहे हैं, उनके चक्कर में पढ़ाने को मन ना करे ढंग से कि क्या करे यार। लिख गो लाला वही संवर्ग, समझ में आएगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आवे और है कि संवर्ग या टैक्सॉन को समझाइए। डायरेक्ट टैक्सॉन पूछ लेगा, TAXON टैक्सॉन लिख देगा या हिंदी में टैक्सॉन लिख देगा, इसको समझाइए तो समझा पाओगे कि ये क्या है। वर्गीकरण की इकाई है जो किसने दी? कैरोलस लीनियस ने दी। सबसे छोटी इकाई, सबसे समान जो समानता वाली है या सबसे अधिक नज़दीकी संबंधों वाली है वो कौन सी है? जाति। और जो फाइनल वाली है वो है या तो संघ होगा ऑप्शन में, तो संघ, अदरवाइज जगत। ठीक है, दोनों ही माने जाएंगे क्योंकि लास्ट के ना, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ना, संघ ऑप्शन में है और जगत भी है तो जगत जाएगा, अगर जगत नहीं है संघ है तो संघ जाएगा। क्लियर? यानी कि जो सबसे ऊपर वाला होगा वो, इसलिए तुमने लिखा है लाइन से। लिख गो भाई। चलो अब देखो एक लाइन और लिखो नीचे नोट डाल के कि कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण को अपनी पुस्तक डैश सिस्टेमा नेचुरी इंग्लिश में सिस्टेमा नेचुरी में उल्लेखित किया या लिखा। ये सवाल सीधो आ जाए लाला कि कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण को अपनी किस पुस्तक में समझाया था या किस पुस्तक में प्रकाशित किया था, तो सीधो सीधो एक नंबर का क्वेश्चन और एक नाम याद रखना है बस हमको, क्या? सिस्टेमा नेचुरी। याद हो जाएगा। अब बढ़ो आगे, अब हम पढ़ेंगे भाई, लिख लिया लाला सबको? हेडिंग नहीं बेटा, नोट डाल के बस एक लाइन ही लिखी बस कि भाई से लिखो कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की पद्धति को या प्रोसेस को अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में प्रकाशित किया था, उल्लेखित किया था, दिया था, कुछ लिख दो। हाँ समझ बैठी?
क्षरण इंजीनियर ने वर्गीकरण पद्धति को सिस्टेमा नेचुरी में उल्लेखित किया। क्या है ये? बुक है, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी। मिटा दो भाई, देखो लाओ। अब हमने इंट्रो बहुत देख लियो वर्गीकरण को, अब हम करेंगे असली वर्गीकरण कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने बांटा। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, कहीं भी चीज़ शुरू होती है तो एक साथ तो अपने मुकाम पे पहुंचते नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी कोशिश की गई होगी, फिर उसमें और सुधार हुए होंगे, टाइम के साथ फिर और सुधार हुए होंगे, फिर वहाँ पहुँचे होंगे जो हम आज हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कपड़ों को ही ले लो आप, पे सबसे पहले किसी ना किसी ने पत्ते ओढ़ लिए होंगे छुपाने के लिए खुद को, सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा और सुधार हुआ कि पत्ते 2 दिन में सूख जाते हैं। फिर किसी और पशु की स्किन को सुखा पहना गया होगा, स्किन से ओढ़े गए होंगे। फिर उनमें भी लगा होगा कि यार इससे एलर्जी हो जाती है, खुजली होती है, इन स्किन को थोड़ा सुखाया जाए, थोड़ा और प्रिजर्व किया जाए, फिर पहनो ताकि कई दिन तक पहन सकें। फिर धीरे धीरे करके सुधार और आता गया होगा। फिर फाइनल स्टेज पे पहुँचे हम कपड़ा। पहले धोती कुर्ता पहने गए, फिर हमें लगा कि ना और स्टाइलिश बनना है, तो और स्टाइलिश बनने के लिए धीरे धीरे और सुधार होता गया। तो अब भी हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं, तो धीरे धीरे विकास हुआ होगा ना चीज़ों का। तो वैसे ही सबसे पहले संपूर्ण जीव जगत को, सजीव जगत को या लिविंग किंगडम को, लिविंग बर्ड को 2 जगत में बांटा गया था। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द्वि जगत वर्गीकरण, द्वि जगत वर्गीकरण, यानी कि सबसे पहले हमें पूरे के पूरे बर्ड को, पूरे के पूरे नेचर को, पूरी की पूरी प्रकृति को, पूरे सजीव जगत को कितने वर्गों में बांटा था? 2 वर्गों, जिन्हें क्या कहा था? जगत। और जगत से आपको पता ही है कौन कौन से जगत होते हैं। सबसे पहले तो एक दिया किसने था, प्रतिपादित किसने किया था, वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किसने किया था भाई? अरस्तु। क्लियर? अरस्तु ने द्वि जगत वर्गीकरण प्रणाली जारी की थी। वर्गीकरण प्रणाली लिख लो। और इसने क्या कहा था कि पूरे जितना भी जीव जगत है, सजीव जगत है, हम उसको 2 जगतों में, 2 वर्ड्स में बांट सकते हैं। और उसने पता आधार क्या लिया? उसने सिंपल आधार लिया, पोषण। यानी जो खुद पोषण बना सकते हैं उनको रख दिया पादप जगत में, और जो पोषण के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, चाहे वो मीट खाते हों, घास खाते हों, कुछ भी खाते हों, सबको रख दिया जंतु जगत। क्या कहा मैंने? इन भाई साहब ने पोषण के आधार पे संपूर्ण जीव जगत को, सजीव जगत को कर दिया वर्गीकृत, बांट दिया। और कितने वर्ग बनाए, कितने जगत बनाए भाई साहब? 2। कौन कौन से? एक बनाया गया जंतु जगत, जंतु जगत। एक बनाया गया भाई साहब वनस्पति जगत। इसको कहा गया प्यार से एनिमल किंगडम। और इसको क्या कहा गया? प्लांट किंगडम। क्लियर? तो मैंने क्या कहा भाई? अरस्तु जी ने सबसे पहले संपूर्ण सजीव जगत को, जीव जगत को 2 वर्गों में, 2 जगतों में बांट दिया। किस आधार पे भाई? पोषण के आधार कि जो जीव, जो प्राणी, जो जंतु क्या करते थे? अपना पोषण किसी और से प्राप्त करते थे, किसी और पे, चाहे घास हो, पेड़ पौधे हों या कोई और जानवर हो, उसे रखा गया जंतु जगत में, एनिमल किंगडम। और जो पोषण खुद करते थे फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से, उनको कहाँ रखा गया? यानी कि ये कैसे थे? स्वपोषी थे, स्वपोषी थे। यानी कि कैसे करते थे पोषण प्राप्त? स्वयं खुद बना करके। कैसे बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस। कैसे बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। और ये वाले भाई बेशरम दूसरों पे डिपेंडेंट, दूसरों पे
निर्भर, और ऐसे निर्भर वालों को क्या कहते हैं? परपोषी। यानी कि अपने पोषण के लिए पर पे, दूसरे पे निर्भर होना। क्लियर हुआ सबका? क्या कहेंगे उनको हम? परपोषी। हो गया भाई क्लियर? अब पढ़ो, सुनो भाई, कमी क्या क्या हुई फिर। इसने तो भाई पूरे के पूरे जितने भी सजीव जगत था सबको लिया। तू रोटी खुद बनावे, कोई और पे तो ले ना, सा मैं तो लाऊं उठा के पटक दे जंतु जगत में। तू बता खुद बनावे कि लावे कहीं से? सब खुद बनाऊं, रख दिया। यानी कि सिंपल एक ही सवाल से पूरा का पूरा वर्गीकरण बांट दिया। अब इसका नुकसान, पहला नुकसान, इसमें यही नहीं पता चल रहा कि कौन सा जीव, कौन सा सजीव एक कोशिक है, वन सेलुलर है, या कौन सा बहुकोशिक है। यानी कि तो ये तक फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन प्राणी इतना बड़ा है या कौन प्राणी बिल्कुल ऐसा है खुली आंखों से तक नहीं देख सकते। ये भी डिफरेंस नहीं है उनमें। नुकसान है या नहीं है? क्योंकि जो गुणधर्म सूक्ष्मदर्शी में होंगे वो हाथी में थोड़ी होंगे, जो गुणधर्म एक कीड़े में होंगे वो हम में थोड़ी होंगे। तो ऐसे तो अध्ययन करना ना करना कोई ना के बराबर रहा ना, कोई मतलब ही नहीं रहा। अब भी सारे के सारे पढ़ने अलग अलग ही पढ़ेंगे हमको। ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान, पहला नुकसान क्या था भाई? कि इसमें एक कोशिक, बहुकोशिक, एक कोशिक, बहुकोशिक में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। क्लियर? सेकंड क्या कि इसमें यहाँ तक कि यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के मध्य भी कोई अंतर नहीं रहा। यूकेरियोट्स का मतलब जानते हो आप? प्रोकैरियोट्स का मतलब जानते हो? देखो, शर्म अभी की कोई बात ना है, 8वीं को वैसे ही टॉपिक। देखो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये किसका है? सेल्स का प्रकार है, कोशिका का प्रकार है, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट। नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, प्रो और यू। प्रो मतलब प्रो कहाँ लगता है? प्री प्रो, जो पहले वाला। यानी कि आद्य प्रकार की जो कोशिका हैं वो आएंगी प्रोकैरियोट्स में, और जो यू आज के टाइप की जो विकसित हैं, वर्तमान की हैं, वो कैसी आएंगी? यूकेरियोट्स। इनमें अंतर क्या है भाई? देखो, एक तो है कि चीज़ का टाइम पास करना। मान लो एक तो ये मेरी कोशिका है, एक मेरी ये कोशिका है। इस कोशिका में देखो सब चीज़ जो जो ज़रूरत है, केंद्रक, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, झिल्ली, भित्ति, सब चीज़ उल्टी सीधी ली और एक पटक दी। केंद्रक का भी ना कोई झिल्ली, केंद्रक के तो निकल के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यानी कि कोशिकांगों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। सबसे पहली बात, सबसे पहली पहचान उसकी क्या है? जो केंद्रक है वो झिल्ली युक्त नहीं है। यानी कि जो उसका डीएनए है वो उसमें वैसे ही पड़ा रहता है। क्लियर हुआ? फिर धीरे धीरे विकसित हुआ कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक, उसका डीएनए झिल्ली से ढका हुआ, झिल्ली से सुरक्षित रहता है। सभी कोशिकांगों का अपना एक फिक्स स्थान है जो उसके कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं। धीरे धीरे कोशिका झिल्ली विकसित हुई। अगर कोशिका को ज़्यादा सुरक्षा जरूरत है, जैसे पेड़ पौधे, तो उन पर भित्ति चढ़ाई गई। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली युक्त होता है उन्हें कहते हैं यूकेरियोट्स, यानी कि जो पूरी फुल डेवलप प्रकार की हैं। और प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसी कोशिकाएं जो आद्य प्रकार की हैं और जिनमें केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं होता, उनका डीएनए पदार्थ, उनके कोशिकांग ऐसे ही बिखरे रहते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा वो सारा कुछ जब टाइम आएगा। अभी तो मैं बस इंट्रो दिया है कि इसे कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अभी किसे कहते हैं यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स? अभी थोड़ा थोड़ा बता पाओगे ना, कोई आगे पूछेगा तो यहाँ पे दूसरा नुकसान क्या हुआ कि यूकेरियोट प्रोकैरियोट के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं रहा। यानी कि कुछ जंतु जो यूकेरियोट्स थे वो भी उसमें हैं, कुछ जंतु जो प्रोकैरियोट्स थे वो भी उसमें हैं। तो क्या मतलब रहा वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ रहा? क्लियर हो गया? तीसरा नुकसान कि ना तो पोषण के आधार पर किया गया, पोषण के आधार पे ही किया गया, उसके अलावा आवास, उसकी कोशिका स्तर, उसका रहन सहन, उसका डीएनए का प्रकार, उसका केंद्रक का प्रकार, उसका
बाकी से रहन सहन सब कुछ पूरा उसका अंग तंत्र, उसका सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र, तंत्र, कुछ भी अध्ययन नहीं किया गया। यानी कि हमें जैसे पहले सारे के सारे सजीवों का, सारे सारे जीवों का अध्ययन करना पड़ रहा था, वो ही अध्ययन आज भी करना पड़ रहा है, कोई आसानी उससे नहीं हो। क्लियर हो गया अब ये? तो फिलहाल के लिए आप डालिए ऊपर ऊपर द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली। द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली। हाँ बेटा, अच्छा छुपा के जाती हो यहाँ पे बोतल, फिर अच्छा यहीं रख के जाते हो। लिखो लाओ। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने संपूर्ण सजीव जगत को दो जगतों या दो वर्गों में बांट दिया, वर्गीकृत कर दिया। अरस्तु ने संपूर्ण सजीव जगत को दो जगतों में वर्गीकृत कर दिया। दो वर्गों में वर्गीकृत, कुछ भी लिख दो, ऐसे ध्यान ऐसे मत सोचा करो तुम। है बोला लाओ। जिसे द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली कहा गया। अब दो तीर बनाओ ऐसे, एक तरफ पहले नंबर पे जंतु जगत, दूसरी तरफ वनस्पति जगत, ऐसे तीर बना के दो बनाओ। समझ गए ना? हे प्रभु, है भाई साहब। देखो एनिमल जो जंतु जगत है ना, उसके नीचे तीर लगा के लिख दो। सभी ऐसे जीव जो अपने पोषण या भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर थे अर्थात परपोषी थे, ऐसे सभी जीव जो अपने पोषण या भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर थे अर्थात परपोषी थे, उन्हें जंतु जगत में रखा गया। जैसे एक कोशिक व बहुकोशिक जंतु, जैसे एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ से लेकर के मनुष्य तक, प्रोटोजोआ से लेकर मनुष्य तक। क्लियर हुआ भाइयों? अब ऐसे वनस्पति जगत के नीचे एक तीर लगा के
उसमें लिख दो। ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं अर्थात स्वयंपोषी ऐसा लिख दो पोस्टर में, या फिर उन्हें लिख दिया उन्हें, तो उन्हें वनस्पति जगत में रखा गया। अर्थात इसमें सभी स्वयंपोषी शामिल हुए या शामिल किए गए। सभी स्वयंपोषी शामिल हुए या किए गए। जैसे मॉस, लाइकेन, कवक व बड़े वृक्ष तक। समझ में आगे लाओ मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ? कंप्लीट हुआ? अभी मैंने थोड़ी कमी भी बताई थी इसकी, तो 2 लाइन छोड़ के हेडिंग डालो, द्वि जगत वर्गीकरण प्रणाली की कमियां। समझ में आ रहा हो ना सबके ढंग से? क्योंकि तुम्हारी शकल तो मो कभी यार मायूसी सी लगे जन कछु सब ऊपर है कि चलेगा होगा, तीन एक दिन मुस्कुरा जा कर। है बेटा, द्वि जगत वर्गीकरण प्रणाली की कमियां। द्वि जगत वर्गीकरण प्रणाली की कमियां। सबसे पहली कमी लिखो भाई, सबसे पहली कमी लिखो, इस वर्गीकरण में पहली कमी, इस वर्गीकरण में एक कोशिक व बहुकोशिक, एक कोशिक व बहुकोशिक जीवों को एक साथ रखा गया। एक साथ रखा गया। दूसरा लिखो, दूसरा लिखें, इसमें यूकैरियोटिक लिखें, दिखाऊं, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक तक के मध्य में कोई भेद नहीं रहा। तक के मध्य में कोई भेद नहीं रहा। थर्ड डालो, हरे बड़े से बड़ा वृक्ष, हरा बड़ा से बड़ा वृक्ष वे कवक साथ रखी गई। कवक जानते हो, काई, उसको बड़े से बड़े बरगद के वृक्ष के साथ रख दिया, तो गलत हुआ ना। लिख गो लाओ। चौथा एक और लिख दो छोटा सा, कि इसमें पोषण के अलावा, इसमें पोषण के अलावा किसी गुण पे, किसी गुणधर्म पर ध्यान नहीं दिया गया। इसमें पोषण के अलावा किसी गुणधर्म पर ध्यान नहीं दिया गया। अब तुम्हें लड़ लूँगा मैं,
मैंने तुम्हें बताई कि ढंगते बेटा पॉइंट ऐसे बनाना है कि मास्टर सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। तहीं ऐसे ढंगते हर एक पॉइंट को प्यार से लाइन छोड़ छोड़ के। ये जो हेडिंग है फिर यूँ करे ना भैया, यूँ कर, डबल लाइन कर, फिर एक लाइन छोड़ के ऐसे पॉइंट है ना ऐसे बनाया कर, यहाँ ना बनाना, इन पे बनाना हो, ठीक है ना। है वो कंप्लीट? कोई रह तो ना गया, सबको लिख गो ना। तो भाई आज मेरा ये वाला द्विजगत प्रणाली हो गई खत्म। कल हम पढ़ेंगे क्या? पंच जगत प्रणाली। किसकी? RH विट्टेकर की। क्लियर हो गया?